लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन जी को एक महान वैज्ञानिक, एक अद्भुत फिजिसिस्ट और दुनिया के सबसे फेमस लोगों में से एक के तौर पे जानते हैं, जिन्होंने अपनी थ्योरीज से फिजिक्स के क्षेत्र में रेवोल्यूशन ला दिया। इसके बावजूद उनके जीवन से जुड़ी कई छुपी हुई बातों को हम नहीं जानते हैं, जो उनके दुख, खुशी, असफलता, संघर्ष और सफलता से जुड़ी हैं। तो चलिए सुनते हैं उनके बारे में और जानते हैं। आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के उल्म नाम के शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन था और माँ का नाम पॉलिन आइंस्टाइन। 29 साल की उम्र में उनके पिता ने पॉलिन कॉक्स से शादी की थी, जो उनसे 11 साल छोटी थी। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में दिन के समय 11:30 बजे हुआ था, फ्राइडे के दिन। उनके माता पिता उनका नाम अब्राहम उनके ग्रैंडफादर के नाम पर रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि ये नाम ज्यूइश कुछ ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए आखिर में एल्बर्ट रख दिया। एल्बर्ट का जब जन्म हुआ था तब उस समय उनका सर काफ़ी बड़ा और मोटा था, जिसने उनकी माँ और दादी को परेशान कर दिया था जब वो दोनों उन्हें देखकर घबरा गई थीं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका बाकी शरीर भी बढ़ने लगा और सर का साइज़ नॉर्मल दिखने लगा। आखिरकार ये ऐसा दिमाग था भी जो उस समय तो एबनॉर्मल लग रहा था, पर भविष्य में आने वाले समय में ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाला था। अल्बर्ट 3 साल की उम्र तक ठीक से बोल नहीं पाते थे, जिसकी बात उन्होंने अपने बायोग्राफर को बाद में बताई। इसके बाद से इस लक्षण का नाम आइंस्टाइन सिंड्रोम रख दिया गया, जिसे डॉक्टर थॉमस सॉवेल ने निकाला था। उन्होंने बताया कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा दुर्लभ और विद्वान होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। अल्बर्ट ने अपने बचपन के दिन म्यूनिक शहर में बिताए, जहां पर उनका परिवार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का बिजनेस करता था। आइंस्टाइन बचपन से ही दिमाग लगाने वाले खेलों को खेला करते थे, जिसमें पजल सॉल्व करना, और वो खिलौनों के टुकड़ों से तरह तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते थे। उनकी बहन माजा आइंस्टाइन ने एक बार बताया कि अल्बर्ट ताश के पत्तों से 14 माले तक की कार्ड से बनी बिल्डिंग खड़ी कर लेते थे। आइंस्टाइन की दिलचस्पी और शौक साइंस में उनके एक दोस्त की वजह से भी बढ़ा, जो एक मेडिकल स्टूडेंट था। उसका नाम टेलमट था और वो हर थर्सडे अल्बर्ट के घर पर खाने के न्योते पर आता था। उसने अल्बर्ट को साइंस से रिलेटेड कई किताबें दी, जिनमें से एक थी पीपल्स बुक ऑन नेचुरल साइंसेस, जिसकी उस समय कई सीरीज आ चुकी थीं। उनका इंटरेस्ट इन किताबों से इतना बढ़ा कि वो जीवन के आखिरी समय तक कायम रहा। टेलमट ने उन्हें ज्योमेट्री से संबंधित भी एक किताब दी थी, जिसे वो 2 साल बाद स्कूल में पढ़ने वाले थे। आइंस्टाइन को स्कूल जाना पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें वहाँ का माहौल पसंद नहीं आता था, ना ही टीचर्स के पढ़ाने का तरीका। उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स पर सख्ती करते थे और जताते थे जैसे उन्हें ही सब कुछ आता है और जो किताब में लिखा है वही सिर्फ सच है। इसकी बजाय उन्होंने इंडिविजुअलिटी और फ्री थिंकिंग को प्रमोट किया। इसीलिए उन्होंने एक बार कहा था, अ फूलिश फेथ इन अथॉरिटी इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ ट्रुथ। इसे अल्बर्ट ने 1901 में एक चिट्ठी में लिखा था, जो उन्होंने एक स्विस टीचर को लिखी थी, एक जर्मन प्रोफेसर की शिकायत करते हुए, जब वो स्विट्जरलैंड के अराउ में स्कूल अटेंड कर रहे थे। आइंस्टाइन को पूरी लाइफ एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर था, जिसमें वो जिन शब्दों को किसी से बोलते थे उन्हें धीमे से 2-3 बार बाद में भी खुद बोलकर दोहराते थे, खास तौर पर जब उन्हें खुद का ये सेंटेंस पसंद आता था। इस डिसऑर्डर को इकोलेलिया कहा जाता है। वो किसी चीज़ के बारे में जब सोचते थे तो उसकी पिक्चर्स को मन में बनाते थे। आइंस्टाइन साइंस की तरफ आकर्षित सबसे पहले 5 साल की उम्र में ही हो गए थे, जब उनके पिता ने उन्हें पॉकेट कंपास दिखाया था। वो सोच में पड़ गए कि इसकी सुई एक खास डायरेक्शन की ओर ही क्यों मुड़ी रहती है और किसी डायरेक्शन में जाने की बजाय। और यहीं से उन्होंने साइंस के एक लंबे और शानदार कैरियर की शुरुआत कर दी थी, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। उन्होंने इस बारे में कहा भी था कि आज भी मुझे याद है जिस घटना ने उन पर एक लंबा और गहरा असर छोड़ दिया था। अल्बर्ट के फेवरेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीलेई थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था, उसी साल गैलीलियो गैलीलेई ने दुनिया छोड़ दी थी। और आइंस्टाइन का जन्म जिस वर्ष हुआ था, उसी वर्ष मैक्सवेल स्वर्ग सिधार गए थे। एल्बर्ट को उनके टीचर एक अच्छा स्टूडेंट नहीं मानते थे और उन्होंने आगे मिलने वाली नौकरी में उनका नाम ही नहीं रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि एल्बर्ट नौकरी नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन एक एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, जिसे उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए दिया था। आइंस्टाइन ने अपना पहले ऐसे थ्योरेटिकल फिजिक्स पर 16 साल की उम्र में लिखा था, जिसका टाइटल उन्होंने रखा था ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द ईथर इन अ मैग्नेटिक फील्ड।
आइंस्टाइन एक जीव थे जो जर्मन थे। उन्होंने जर्मन सिटीजनशिप का त्याग 1896 में कर दिया था और वो 1901 में स्विस सिटीजन बन गए। हालांकि उनकी जब वर्ष 1955 में मृत्यु हुई थी तब उस समय वो अमेरिकन सिटीजन थे। वो स्विस सिटीजन इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि उन्हें वो देश बहुत पसंद था जहाँ पर नागरिकों की इंडिविजुअलिटी और प्राइवेसी की रिस्पेक्ट होती थी। भूलने की परेशानी उन्हें बचपन से थी, जब वो अपना सूटकेस इधर उधर रखकर भूल जाते थे और चाबियां भी। आइंस्टाइन को स्विस सिटीजनशिप एक शर्त पे मिली थी कि अगर वो वहाँ पे कोई नौकरी ढूंढ लेते हैं उसके लिए उन्हें एक रकम भी जमा करनी पड़ी थी जिसको वो कई महीनों से इकट्ठा करते आ रहे थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को तैरना नहीं आता था, उन्होंने कभी नहीं सीखा, पर उन्हें नाव में सैर करना बहुत पसंद था जिसका शौक उन्होंने पूरे जीवन पूरा किया। आइंस्टाइन को स्मोकिंग यानी धूम्रपान इतना ज़्यादा पसंद था कि उन्होंने अपना धैर्य, धीरज और शांत मन से निर्णय लेने का श्रेय अपने सिगार पाइप को दे दिया। उन्होंने बताया कि पाइप पीने से उनके दिमाग में एक्सपेरिमेंट करने के नए नए तरीके और आइडिया आने लगते थे। आइंस्टाइन को फेडरल ऑफिस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टेक्निकल एक्सपर्ट क्लास 3 की पोस्ट पर दूसरी बार अपॉइंट किया गया था, जहां पर उन्हें 3500 फ्रैंक सालाना मिलते थे। वो दिन में 8 घंटे और 6 दिन हफ्ते में काम करते थे। 2 साल तक नौकरी के लिए भटकते रहने पर जब नौकरी नहीं मिली तब उनके दोस्त के पिता ने इस जगह पर नौकरी करने की सलाह दी। नौकरी करने के कुछ दिन बाद उन्हें लगा कि पूरे दिन का काम वो 2 घंटों में ही निपटा सकते हैं और बाकी बचा हुआ समय वो साइंटिफिक कामों पर सोचने में लगाएंगे। 30 साल की उम्र में वर्ष 1909 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में जूनियर प्रोफेसर की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिए गए। उनके पढ़ाने का तरीका सबसे बहुत अलग था। वो पेपर्स की जगह कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे नोट्स बनाने के लिए, और लेक्चर के दौरान उन्हें जो आइडियाज़ आते थे उन्हें वो नोट कर लेते थे। उन्होंने स्टूडेंट्स को इजाज़त दे रखी थी कि वो पढ़ाते समय उन्हें रोक सकते हैं कोई सवाल पूछने के लिए या टोकने के लिए। वो खुद भी बीच बीच में स्टूडेंट्स से पूछते रहते थे कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह का स्टूडेंट्स और टीचर के बीच का इंटरेक्शन काफ़ी नया और यूनिक था उस समय। जब आइंस्टाइन ने डॉक्टरेट हासिल कर ली तब उन्हें 3rd क्लास से 2nd क्लास टेक्निकल एक्सपर्ट में प्रमोट कर दिया था, जिस पेटेंट ऑफिस में उनकी सैलरी बढ़ाकर 4500 फ्रैंक सालाना कर दी गई। आइंस्टाइन दुनिया के सबसे फेमस चेहरों में से एक बन गए जब उनका प्रेडिक्शन सच साबित हो गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि ग्रेविटी लाइट को मोड़ देती है। आइंस्टाइन का दिमाग बहुत उत्सुक और विश्लेषणात्मक था। बहुत ही छोटी उम्र से जब उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा और क्षमताओं को मैथमेटिक्स और साइंस दोनों ही विषयों में दिखा दिया था। उनको लेकर कई लोगों में गलत फहमी है कि आइंस्टाइन स्कूली दिनों में मैथ सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, पर यह गलत है। उन्होंने बताया था कि मैं मैथ में कभी फेल नहीं हुआ। जब तक मैं 15 साल का हुआ तब तक मैंने डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में महारत हासिल कर ली थी। उनकी बहन के मुताबिक आइंस्टाइन 12 साल की उम्र में ही अप्लाइड मैथमेटिक्स के जटिल सवालों को मज़े मज़े में सॉल्व कर डालते थे। हालांकि आइंस्टाइन फिजिक्स में और भी ज़्यादा तेज़ थे। साल 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था उनका थ्योरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में योगदान देने के लिए और ख़ास तौर पे लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए। उनको वायलिन बजाना और नाव पर सैर करना बहुत पसंद था। उन्हें मोजे पहनने और बाल कटवाने से नफरत थी। उन्हें चिड़ियों को देखना भी काफ़ी पसंद था। आइंस्टाइन के दूसरे बेटे का नाम एडवर्ड आइंस्टाइन था, जिसका जन्म 28 जुलाई 1910 को ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हुआ था। आइंस्टाइन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस इक्वेशन को ढूंढ निकाला था जो यूनिवर्स को स्पैंड करता हुआ दिखाती है, पर उन्हें लगा कि ये कोई गलती है। लेकिन सालों बाद हबल टेलीस्कोप ने कन्फर्म कर दिया कि उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी खोजें विजुअल एक्सपेरिमेंट्स अपने मन में करके की। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्म मन में एक सीन को इमेजिन करने से हुआ था, जब उन्होंने आसमान से ट्रेन पर बिजली गिरने की कल्पना की अलग अलग समय पर, जब स्पीड हर समय अलग थी। क्या आइंस्टाइन ने रेफ्रिजरेटर का भी आविष्कार कर लिया था? आइंस्टाइन और उनके कलीग लियो सिलार्ट ने एक एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर का आविष्कार कर लिया था, जिसमें ना ही अलग पुर्जों की ज़रूरत होती थी ना ही बिजली की। पर यह फ्रिज कभी कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बन पाया, क्योंकि उसके बाद फ्रीऑन की खोज कर ली गई थी। फ्रीऑन एक कलरलेस गैस होती है जिसे फ्रिज और एसी में इस्तेमाल किया जाता है, पर यह वाला फ्रिज 3 फ्लूइड से चलता था, वाटर, अमोनिया और ब्यूटेन। आइंस्टाइन को म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, जिसमें उनकी माँ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
वो वायलिन बजाती थीं, जिसे देख और सुनकर आइंस्टाइन ने भी 5 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था। वो हमेशा इमेजिनेशन को नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उनका कहना था नॉलेज की एक लिमिट है पर इमेजिनेशन की नहीं। तर्क आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा पर कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है। आइंस्टाइन की अपनी पहली पत्नी के साथ शादी से पहले ही एक संतान हो गई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मिलेवा मराइस था, जो उनके साथ पढ़ती थी। बाद में चल के 1903 में दोनों ने शादी कर ली। माना गया है कि उनकी पहली संतान की मृत्यु 1 साल बाद 1903 में ही हो गई थी, किसी इन्फेक्शन के चलते। इस बच्ची का नाम लिजर्ड आइंस्टाइन था और इसके बारे में जानकारी बायोग्राफर्स को 1986 में जाकर पता चली। उनकी दूसरी संतान मिलेवा मराइस के साथ 14 मई 1904 में हुई, जिसका नाम दोनों ने हैंस आइंस्टाइन रखा। इसके बाद उनकी पत्नी के पिता आइंस्टाइन से मिलने आए और उन्हें 1 लाख फ्रैंक दहेज देने का प्रस्ताव दिया, जिसे आइंस्टाइन ने शिष्टतापूर्वक लेने से मना कर दिया। आइंस्टाइन का शादीशुदा जीवन उनकी पत्नी मिलेवा के साथ खराब होता जा रहा था जब उन्होंने कुछ और नियमों को अपनी पत्नी के सामने पेश कर दिया, जिनमें से इस शर्त ने मिलेवा को भड़का दिया। वो शर्त थी कि उनकी पत्नी उनके साथ एक मेड यानी घर में काम करने वाली नौकरानी की तरह रहेंगी और वो आइंस्टाइन से किसी भी तरह के ध्यान दिए जाने का और प्रेम या स्नेह पाने की उम्मीद नहीं करेंगी। इसके 5 महीने बाद उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और 5 साल बाद 1919 में उन पर डिवोर्स फाइल कर दिया। उन दोनों के संबंध खराब होने की और भी कई वजह थीं। मिलेवा ने अपने एम्बिशंस खत्म कर दिए थे। इससे पहले वो आइंस्टाइन के साथ उनके आइडियाज़ को एग्जामाइन करके उनसे डिस्कस करती थीं और उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के एक्सटेंशन के उनके आइडियाज़ को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए थे। लेकिन बाद में इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी थी। हालांकि जब आइंस्टाइन सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तब वो मिलेवा के साथ ही थे और मिलेवा को लगता था कि उनको उतना श्रेय नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए। मिलेवा से तलाक हो जाने के बाद आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा आइंस्टाइन से शादी कर ली, जिन्होंने उनके काम में मदद की और उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल रखी। बाद में साल 1933 में वो आइंस्टाइन के साथ जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट्स चली गईं। हालांकि दूसरी शादी के बाद भी आइंस्टाइन के 6 महिलाओं से संबंध थे, जिनसे वो तोहफे लिया करते थे और समय बिताते थे। इन बातों का बाद में खुलासा हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन को जब जापान में गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब के बारे में पता चला, तब उसके बाद से वो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के एडवोकेट बन गए। मतलब मौजूद परमाणु हथियारों को डिसआर्म या निष्क्रिय कर देने की वकालत करने लगे। साल 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन का एक करिश्माई साल साबित हुआ। इस साल उन्होंने 4 पेपर्स पब्लिश किए, जिसमें उनके सबसे रचनात्मक काम शामिल थे। ये पेपर्स क्वांटम थ्योरी, ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडी और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इक्वेशन E=mc² के बारे में था, जिसमें मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हुए बताया गया है। इस समय वो सिर्फ 26 साल के थे और दिन के समय एक पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे थे। आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जो उनके मास्टर वर्क्स में से एक था। ये थ्योरी पिछले 250 साल बाद किसी ने ग्रेविटी से रिलेटेड दी थी, जिससे पहले सर आइजैक न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी का खुलासा किया था। इस काम ने पूरी दुनिया का ध्यान आइंस्टाइन के ऊपर फिर से खींचना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो पूरी दुनिया घूमने लगे और हज़ारों की भीड़ के सामने भाषण देने लगे। आइंस्टाइन ने साल 1932 में जर्मनी देश हमेशा के लिए छोड़ दिया। एडोल्फ हिटलर के जर्मनी का चांसलर बनने के 1 महीने बाद आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा के लिए चले गए थे और वो अपने जन्म स्थान पर दोबारा कभी नहीं लौटे। दुनिया के सबसे फेमस फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की साल 1955 में मृत्यु हो जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर का क्रिमेशन कर दिया गया और उनकी राख को विसर्जित कर दिया गया, बजाय उनके शरीर के सिर्फ एक अंग के, जो था उनका दिमाग, जिसे पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वी ने निकाल लिया था प्रिंसटन हॉस्पिटल में ऑटोप्सी करने के दौरान। थॉमस हार्वी को बाद में हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो आइंस्टाइन का दिमाग वापस करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में आइंस्टाइन यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम कर रहे थे, जिसमें उनका मकसद था एक ऐसी थ्योरी को डेवलप करना जो पूरे ब्रह्मांड और फिजिक्स के सारे नियमों को समझा देती, इन सारी चीज़ों को एक फ्रेमवर्क में ले आती। पर यह थ्योरी उनकी मृत्यु के बाद अधूरी ही रह गई।
उनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तरफ से साल 1925 में प्रतिष्ठित मेडल कोपली से सम्मानित किया गया था, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी में उनके दिए गए योगदान की वजह से। आइंस्टाइन का मानना था कि लोगों का सम्मान उनके अच्छे कामों और सोच की वजह से होना चाहिए, ना कि उनकी नेशनैलिटी या ओरिजिन की वजह से कि ये किस देश या नस्ल का है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर रिलेटिविटी सच साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे जर्मन बुलाएंगे, स्विस मुझे स्विस सिटीजन और फ्रेंच मुझे एक महान वैज्ञानिक कहेंगे। पर अगर ये गलत साबित होती है तो फ्रेंच मुझे स्विस बताने लगेंगे, स्विस मुझे जर्मन बताने लगेंगे और जर्मन मुझे जीव कहने लगेंगे। आइंस्टाइन को एक बार इजराइल देश का प्रेसिडेंट बनने की अपॉर्चुनिटी मिली थी जब 1952 में उनके पहले प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई थी, पर आइंस्टाइन ने इस प्रस्ताव को पोलाइटली ठुकरा दिया, ये कहकर कि ना ही उनके पास जनता से डील करने की योग्यता है और ना ही एक्सपीरियंस। आइंस्टाइन चाहते तो वो अपनी लाइफ और ज़्यादा लंबी कर सकते थे जब डॉक्टर्स ने उन्हें एक सर्जरी करवाने का सुझाव दिया जब उनकी एक नस फट गई थी, पर उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल लाइफ जीने का क्या फ़ायदा, उसमें कोई मज़ा नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद हाल ही में खोजे गए एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 99 था, उसका नाम आइंस्टाइनियम रखा गया, जो उन्हें श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए रखा गया था। टाइम मैगजीन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी नाम दिया। 1923 में आइंस्टाइन ने हेब्रू भाषा सीखने की कोशिश की थी, पर उन्हें लगा कि यह भाषा उनके काम नहीं आएगी और वो जर्मन भाषा से ही कंफर्टेबल हैं। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कुछ सेंटेंस जर्मन भाषा में बोले थे, पर उनके अटेंडेंट को जर्मन नहीं आती थी, इसीलिए आज तक ये पता नहीं चल पाया कि दुनिया छोड़ने से पहले उनके आखिरी शब्द क्या थे। उन्होंने बताया था कि उनके पिता के पास भी कंसंट्रेट करने की एक अद्भुत क्षमता थी। उनका ध्यान उनके काम से हटता नहीं था, चाहे पास में कितना भी शोर शराबा या डिस्टर्ब करने वाली कोई भी चीज़ हो रही हो। आइंस्टाइन ने कहा था कि वो पूरे दिल से ना ही अपने देश के थे, ना ही घर के, ना ही दोस्तों के और ना ही परिवार के। आइंस्टाइन राइट हैंडेड थे। उनको लेफ्ट हैंडेड इसलिए कुछ लोग कहते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडेड लोगों को ज़्यादा जीनियस या हाई आईक्यू वाला माना जाता है, जैसा कि लोगों ने धारणा बना रखी है। पर तस्वीरों में कई सबूत हैं आइंस्टाइन के राइट हैंडेड होने के, जिसमें उन्होंने राइट हैंड से पेन पकड़ रखा है और राइट हैंडेड लोगों की तरह वो राइट हैंड से वायलिन बजा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आइंस्टाइन का स्मोकिंग करना पैशन भी था और ऑब्सेशन भी। वो जब भी घर से ऑफिस जाते थे तो पीछे धुआं छोड़ते हुए निकलते थे। उन्हें पाइप पीने का शौक था, पर उन्हें सिगरेट या सिगार पीने में भी कोई एतराज़ नहीं था। वो एक अच्छी नींद लेने को बहुत ज़रूरी समझते थे और वो 10 घंटे की नींद लेने के बाद ही अपनी नींद को पूरा समझते थे। उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी मिलेवा मराइस को डिवोर्स सेटलमेंट में नोबेल प्राइज़ से मिले पैसों को दे दिया था, लेकिन उनकी पत्नी उन पैसों से मिले इंटरेस्ट को ही सिर्फ खर्च कर सकती थी, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट को जो उनके बेटे के लिए आरक्षित किया गया था। उनको नोबेल प्राइज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, ना कि रिलेटिविटी के लिए, जैसा कि ज़्यादातर लोग समझते हैं। FBI के डायरेक्टर जे एजर हूवर को शक था कि आइंस्टाइन एक सोवियत जासूस हैं, पर वो थे नहीं। उन्होंने आइंस्टाइन पर बहुत लंबे समय से नज़र रख रखी थी। अब उनके कुछ दिमाग से जुड़ी बातें जान लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को उनकी मृत्यु के 7.5 घंटे बाद निकाल लिया गया था। उनके दिमाग का जब वज़न नापा गया था तो वो 1230 ग्राम निकला, जो कि एक औसत वयस्क आदमी के दिमाग से हल्का था। एवरेज मेल ब्रेन का वज़न 1400 ग्राम के लगभग होता है। आइंस्टाइन के माथे के ठीक पीछे मौजूद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का सामने वाला हिस्सा होता है, वो देखने में काफ़ी असाधारण था क्योंकि उसकी बनावट देखने में काफ़ी जटिल और घुमावदार थी। उनके दिमाग पर अध्ययन करने के बाद पता चला कि लेफ्ट हेमिस्फीयर का मोटर एरिया असाधारण तरीके से बढ़कर एक रेक्टेंगुलर पैच जैसा लगने लगा था। आइंस्टाइन के दिमाग पर हुई रिसर्च से पता चला कि उसमें ग्लियल सेल्स की संख्या पर न्यूरॉन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। यही कारण था उनकी बढ़ी हुई कल्पना शक्ति और बेहतर सोचने की काबिलियत का। इस महान फिजिसिस्ट के दिमाग की कई सारे एंगल से तस्वीरें खींची गई थीं भविष्य में होने वाली रिसर्च के लिए। उनके दिमाग को 240 ब्लॉक्स में डाइसेक्ट किया गया था, जिनमें हर ब्लॉक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के थे। उनके दिमाग की इन्फीरियर पैराइटल रीजन एक एवरेज ब्रेन से 15% ज़्यादा बड़ी थी, जो मदद करती है भाषा और मैथ सीखने में।
उनका दिमाग किसी भी तरह बढ़ी हुई उम्र को नहीं दर्शा रहा था। इस दिमाग में लाइपोफ्यूजन नाम के सब्सटेंस की कमी थी, जो एक ऑटोफ्लोरोसेंट ब्राउन येलो पिगमेंट होता है, जिसको अभी ठीक से समझा नहीं जा सका है। पर इतना पता है कि बढ़ती उम्र के साथ ये शरीर में इकट्ठा होता चला जाता है। पर 76 साल की उम्र में भी आइंस्टाइन के दिमाग में ये सब्सटेंस ना के बराबर था। उनके दिमाग में लैटरल सल्कस मौजूद ही नहीं था, जिसे शोधकर्ता उनके इस असाधारण एनाटॉमी वाले दिमाग को उनकी असाधारण सोच होने का कारण बताते हैं। उनके दिमाग के हिपोकैम्पस वाले भाग के बारे में भी स्टडी की गई, जिसमें मिली विशेषताओं से आइंस्टाइन को उनके काम में काफ़ी मदद मिली। उनके हिपोकैम्पस के लेफ्ट साइड में मिले न्यूरॉन्स का साइज ज़्यादा बड़ा था राइट साइड वालों की तुलना में। दिमाग के 46 छोटे भागों को फिलाडेल्फिया के मटर म्यूजियम ने एक्वायर कर लिया। वीडियो ख़त्म करने से पहले बाकी बची कुछ और दिलचस्प बातों के बारे में जान लेते हैं। आइंस्टाइन बहुत ही सीधे साधे सरल और डाउन टू अर्थ इंसान थे। वो कभी कंघी नहीं करते थे और उन्होंने कभी मोजे नहीं पहने। जब वो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिलने गए तब भी नहीं। उन्होंने कभी कार नहीं खरीदी, ना ही उन्हें कार चलाना आता था, ना ही उन्होंने कभी सीखा। उनको ज़्यादातर दोस्त या ड्राइवर कार पे बैठा के ले जाते थे। वो ज़्यादातर पैदल चलना ही पसंद करते थे। उन्होंने कभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर एक अव्यवस्थित या बिखरी हुई डेस्क को एक अव्यवस्थित दिमाग की निशानी कहा जाता है, तो एक खाली पड़ी डेस्क को किस तरह के दिमाग की निशानी कहा जाएगा। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन एक प्रसिद्ध तस्वीर को लिया गया, जिसमें किताबें अलमारी से बाहर लटक रही थीं। एक डेस्क जिस पर कॉपी किताबें बिखरी पड़ी थीं, कुछ न्यूज़पेपर थे, एक पाइप और एक टिन जिसमें तंबाकू भरी हुई थी। आइंस्टाइन को 5 साल से ही म्यूजिक में शौक था, पर 13 साल की उम्र में जब उन्होंने मोजार्ट के लिखे हुए कई वायलिन सोनाटा ढूंढ निकाले, तब से उन्हें संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। उन्होंने अपने वायलिन का नाम लीना रखा था। उन्होंने बताया था कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी वायलिन बजाने से मिलती है। जर्मन न्यूक्लियर बॉम्ब के डर से आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर हथियार पर काम करने के लिए उन्हें उकसाया। इसी वजह से मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जन्म हुआ, जो एटॉमिक बॉम्ब के लिए जिम्मेदार था। उनकी फेमस इक्वेशन E=mc² ने इस बॉम्ब को थियोरेटिकली पॉसिबल बना दिया था। थॉमस हार्वी, जिसने उनके दिमाग को चुराया था, वो एक इल्लीगल ऑटोप्सी थी और उसने उनके दिमाग को 40 सालों तक चुरा कर और छुपा कर रखा, उस पर रिसर्च करने के लिए, जिन्हें 2 जार्स में प्रिजर्व करके रखा था, एक फिलाडेल्फिया लैब में और एक बेसमेंट में सिरके के बक्से के अंदर रखकर बियर कूलर में। हार्वी ने बाद में उनके दिमाग को प्रिंसटन हॉस्पिटल को लौटा दिया था। फिलाडेल्फिया का मटर म्यूजियम ही एक ऐसी जगह है जहां आज भी जनता आइंस्टाइन के दिमाग को देख सकती है। सिर्फ दिमाग ही नहीं, बल्कि हार्वी ने आइंस्टाइन की आंखों को भी निकाल लिया था और उन्हें आइंस्टाइन के डॉक्टर हेनरी एब्राम्स को गिफ्ट में दे दिया था। आज तक उनकी दोनों आंखें न्यूयॉर्क शहर के सेफ डिपॉजिट बॉक्स में स्टोर करके रखी हुई हैं। बताया गया है कि उन्होंने पाइप पीना डॉक्टर की सलाह पर छोड़ दिया था, पर पाइप को नहीं। वो अक्सर पाइप को मुंह में डालकर चबाते रहते थे। 1896 में आइंस्टाइन अपने परिवार के साथ इटली चले गए थे, पर इससे पहले उन पर जर्मनी में एक भगौड़े होने का दोष लगा दिया गया होता अगर उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए रिपोर्ट ना लगाई होती। लेकिन सेना में भर्ती होने से बचने के लिए उन्होंने 17 साल की उम्र में ही जर्मन नागरिकता को ही त्याग दिया। आइंस्टाइन को आज़ादी पसंद थी। वो किसी के दबाव में कोई काम नहीं करना चाहते थे, ना ही किसी के गुलाम बनकर रहना चाहते थे जहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों से नियमों का पालन कराया जाता हो। उन्हें इसीलिए शायद स्कूल का माहौल पसंद नहीं आता था। उनके दोस्त भी बहुत कम थे, वो अपनी ही दुनिया में खुश रहते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सैनिकों के लिए बनाए गए सख्त शासनों को देखकर उलझन होती है और दुख होता था, क्योंकि उनके पास आम आदमी जैसी आज़ादी नहीं रहती थी। वो मशीन की तरह काम करते रहते थे। उन्हें लड़ाइयों में भेजा जाता था जिसमें कई लोग मारे जाते थे। उनको एक बार स्कूल में किसी विषय पर टीचर से बहस करने पर क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। 1921 में जब आइंस्टाइन ने प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक सदस्य के रूप में शपथ ली, तब उन्हें स्टेट ऑफिशियल माना गया। लेकिन सिर्फ एथनिक जर्मन सिटीजन ही स्टेट ऑफिशियल बन सकते थे, इसीलिए उन्हें ज़बरदस्ती जर्मन सिटीजनशिप फिर लेनी पड़ गई थी।
आइंस्टाइन बिग बैंग से अलग एक थ्योरी पर काम कर रहे थे, जिसमें वो थ्योरी बता रही थी कि यूनिवर्स हमेशा से ही तेज़ी से बढ़ रहा था, ना कि अचानक से किसी बिग बैंग की वजह से। पर उन्होंने इस थ्योरी पर काम करना बंद कर दिया और उस पेपर को कभी पब्लिश नहीं किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के दौरान आइंस्टाइन का मार्गरीता कोनेनकोवा नाम की महिला से अफेयर हो गया, जो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक होने के साथ एक रशियन जासूस भी थी। उनका अफेयर तब खत्म हुआ जब वो अपने पति के साथ 1945 में मॉस्को लौट गए। कोनेनकोवा को अमेरिकन न्यूक्लियर प्रोग्राम की जासूसी करने के लिए भेजा गया था और मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के करीब पहुंचने का। आइंस्टाइन मैनहट्टन प्रोजेक्ट से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, इसीलिए ये पता नहीं चल पाया कि कोनेनकोवा उनसे क्या हासिल करना चाहती थी। स्टार वॉर्स फिल्म सीरीज के फेमस कैरेक्टर योडा के लुक को आइंस्टाइन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। आइंस्टाइन की आंखों और झुर्रियों की डिज़ाइन को योडा को समझदार और इंटेलिजेंट कैरेक्टर दिखाने के लिए दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचने के बाद आइंस्टाइन NAACP के मेंबर बन गए और देश में हो रही रेशियल सेग्रीगेशन यानी जातीय अलगाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। 1923 में आइंस्टाइन जेरूसलम पहुंचे, जहां उन्होंने हेब्री यूनिवर्सिटी में पहला साइंटिफिक एड्रेस प्रेजेंट किया और यूनिवर्सिटी को फंड से मदद की। उन्होंने बात करते समय घोषित किया कि आज का दिन उनके जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आइंस्टाइन ने सैकड़ों चिट्ठियाँ प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और दूसरे बड़े लीडर्स को बेरोजगार जर्मन ज्यूश वैज्ञानिकों को बुलाने की गुहार लगाने के लिए लिखी थीं, जिस समय नाजीज का शासन चल रहा था। उनकी इन चिट्ठियों ने करीब 1000 ज्यूस को नाजी कैंप्स में मौत के घाट उतरने से बचा लिया था। जर्मनी में एक नाजी मैगजीन ने एक लिस्ट निकाली थी जिनमें दुश्मनों के नाम छपे हुए थे। उन नामों में आइंस्टाइन का भी नाम था और आगे लिखा था, अभी फांसी लगाई जानी बाकी है। उन्होंने आइंस्टाइन को मारने के लिए $5000 का इनाम भी रखा था। आइंस्टाइन को एहसास हो गया था कि उनकी जान को खतरा है जैसे ही हिटलर जर्मन की पावर पा गया था। इसके बाद वो बेल्जियम भाग गए, जहां उन्हें पता चला कि उनकी नाव और घर को सीज कर दिया गया है। उसके बाद वो इंग्लैंड भाग गए, जहां वो कड़ी सुरक्षा के अंदर रहते थे। आखिर में वो अमेरिका चले गए। आइंस्टाइन की दूसरी पत्नी एल्सा ने उनके प्रशंसकों द्वारा भेजी गई चिट्ठियों को मैनेज करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो आइंस्टाइन के ऑटोग्राफ के लिए $1 चार्ज करती थीं और $5 फोटोग्राफ के लिए। जमा की गई रकम को चैरिटी में डोनेट कर दिया जाता था। आइंस्टाइन का एक पालतू बिल्ला था जिसका नाम टाइगर था। जब भी बारिश होने लगती थी तब वो बहुत उदास हो जाता था। आइंस्टाइन को एक बार बिल्ले से बात करते हुए सुना गया, जब उन्होंने कहा, मुझे पता है क्या दिक्कत है मेरे प्यारे साथी, पर मुझे नहीं पता कि मैं बारिश को कैसे रोकूं। जब वो अपनी 72nd बर्थडे पार्टी मनाकर बाहर निकल रहे थे, तब उन्हें फोटोग्राफर्स ने घेर लिया। वो फ़ोटो खिंचाने के लिए बार बार झूठी स्माइल देते देते थक गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी जवान बाहर निकालकर फ़ोटो खिंचवा ली। आइंस्टाइन ने खींची हुई कुछ फ़ोटोज़ में 9 पिक्चर्स को पर्सनल यूज़ के लिए ऑर्डर कर दिया और उनमें से एक पर रिपोर्टर के लिए साइन कर दिया। वो फ़ोटो नीलामी में $74,324 में बिकी। आइंस्टाइन के शव को दफनाया नहीं गया था, बल्कि उनका क्रिमेशन किया गया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके दिमाग या शरीर की लोग आराधना करने लगें या उस पर रिसर्च करें। इसीलिए क्रिमेशन के बाद उन्होंने राख को किसी जगह फैला देने के लिए कहा था। उनकी राख को प्रिंसटन, न्यू जर्सी के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी के मैदान में बिखरा दिया गया। आइंस्टाइन ने खुशी पर 2 नोट लिखे थे, जिसमें उन्होंने खुश रहने के तरीकों के बारे में बताया था। उन्होंने इस नोट को टोक्यो में घूमते समय सन 1922 को एक होटल वर्कर को टिप के तौर पे दिए थे। 95 साल बाद उस वर्कर की रिश्तेदार ने इजराइल की एग्जीबिशन और ऑक्शन कंपनी को कांटेक्ट किया, जिसमें पहला नोट $1.3 मिलियन में बिका और दूसरा $2 लाख में। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता की मृत्यु सन 1902 में हार्ट फेलियर से हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत आइंस्टाइन के उस समय सफल न हो पाने की वजह से सदमे में हो गई थी। आइंस्टाइन के मैथमेटिक्स प्रोफेसर हरमन मिन्कोस्की आइंस्टाइन को एक आलसी कुत्ता कहते थे, पर दिलचस्प बात यह है कि हरमन मिन्कोस्की ने अपनी लाइफ के बाद के दिन आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बनाने में बिताए। जैसा कि हम जानते हैं कि आइंस्टाइन की रेपुटेशन उनके स्कूल और कॉलेज के दिनों में टीचर्स के बीच अच्छी नहीं थी। वो एक समय पढ़ाई छोड़कर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनने का मन बना रहे थे।
उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वहीं आइंस्टाइन के बाकी दोस्त अच्छी जगहों पर नौकरी कर रहे थे। इसी बीच आइंस्टाइन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, पर उनके स्टूडेंट्स अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे थे क्योंकि वो बहुत आगे की पढ़ाई कराने लगते थे जो स्कूल की पढ़ाई से बहुत अलग थी। वो हमेशा थ्योरेटिकल लर्निंग की बजाय किसी कॉन्सेप्ट को लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पर गहराई से समझने में विश्वास रखते थे, ना कि मैथमेटिकल फार्मूलों का रट्टा लगाने में या उन्हें दिमाग में ज़बरदस्ती ठूसने में। उनके पिता और पहले बच्चे की मौत आसपास के समय में ही हुई थी, जिसने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया था। उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। इसीलिए फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने पेटेंट ऑफिस में मजबूरी में नौकरी कर ली। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, पर उनकी मेहनत उनके लिए किसी और ही तरह के भविष्य को तैयार कर रही थी। 2 साल बाद उन्हें पेटेंट ऑफिस में तो नौकरी मिल गई थी, पर पढ़ाई खत्म करने के 9 साल बाद उन्हें प्रोफेसरशिप मिल पाई, जब 1909 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर फुल टाइम फिजिक्स जॉब में लग गए। उनको उनकी मनपसंद नौकरी मिलने में लगभग 10 साल का समय लग गया था। 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर पब्लिश हुए उनके पहले पेपर से उन्हें काफ़ी उम्मीदें थीं कि इससे लोगों की नज़र उन पर पड़ेगी, पर साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनको बुरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उस समय वो एक पेटेंट क्लर्क थे। लेकिन इसने 16 साल बाद करिश्मा कर दिया जब उनकी इस रिसर्च के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। उनके दूसरे पेपर ब्राउनियन मोशन ने कई फिजिसिस्ट को एटम के एग्जिस्टेंस पर यकीन दिला दिया था, लेकिन इसके बाद भी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था और उनका दूसरा पेपर भी उस समय पहचान बनाने में नाकाम रहा था। लेकिन इसके बाद भी आइंस्टाइन ने हार नहीं मानी थी और उनके तीसरे पेपर ने विज्ञान का रुख मोड़ दिया। ये पेपर था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। ये पेपर पहुंचा मैक्स प्लांक की मेज पर, जिन्हें फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। उनके असिस्टेंट ने कहा कि उन्होंने ऐसी महान चीज़ क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन के बाद नहीं देखी थी। इसी तीसरे पेपर ने उन्हें फेमस करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सब साइंटिस्ट उन्हें जानने लगे। पर उसके बाद भी वो नहीं रुके और उन्होंने 1905 में चौथा पेपर इंट्रोड्यूस किया जो फिजिक्स की इक्वेशन थी, E=mc²। हालांकि आइंस्टाइन को लगा कि ये थ्योरी अधूरी है और इसमें यूनिवर्स के 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ग्रेविटी और एक्सेलरेशन शामिल नहीं थे। आइंस्टाइन ने इसीलिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप करने के लिए इस पर 10 साल काम किया, जो फिजिक्स के 2 पिलर्स में से एक बन गई, जहां पहली क्वांटम मैकेनिक्स थी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से हम ये बात सीख सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। इतनी मुश्किलों और कठिनाइयों और रिजेक्शंस से गुजरने के बाद भी आइंस्टाइन कभी रुके नहीं उन चीज़ों को करने में जो उन्हें बेहद पसंद थी। अगर उस समय वो असफलताओं से हार मान गए होते तो आज के समय इतिहास के सबसे मशहूर और सम्मान पाने वाले साइंटिस्ट ना बन पाते। उन्होंने कहा था, मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे ना बोला, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ मैंने खुद किया।